नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिजिकल एजुकेशन विद K2 चैनल पर। और आज एक डिटेल्ड जो विस्तृत रणनीति के बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं, जो रहेगी स्कूल लेक्चरर, फिजिकल एजुकेशन और आपके कोच वैकेंसी जो आरपीएससी ने अभी निकाली है। और इसकी विस्तृत रणनीति में आपको सभी तरह के डाउट का जवाब मिलेगा। तैयारी की एक एक दिन की साप्ताहिक तैयारी हो चाहे मासिक तैयारी हो, इसको वार्षिक पूरा का पूरा एक विवरण है वो अपन तैयार करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है कि ये परीक्षा मैंने बहुत अच्छी रैंक के साथ इसको पास की है, टॉप रैंक के साथ पास की है और बहुत अच्छे आरपीएससी में नंबर हासिल किए फिजिकल एजुकेशन में। और वो फिजिकल एजुकेशन में नंबर हासिल करना और उसके साथ फर्स्ट पेपर में कम्युनिकेशन अच्छे से बनाना, वो किस प्रकार से किया, वो सारी की सारी चीजें भी आज मैं बताने वाला हूं। और ये वीडियो आपके लिए इस वजह से भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपकी जो तैयारी की जो नींव है वो अब उस लेवल की बनानी पड़ेगी, क्योंकि आरपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो अभी बहुत ऊपर निकलता हुआ जा रहा है। जिस लेवल की अभी किताबें मार्केट में आ नहीं रही, प्रश्न आपको बहुत ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें से आप लोगों को बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आज अपन इस पूरे के पूरे वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बस आप वीडियो के जो एंड तक है वो बने रहिए ताकि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिले। सबसे पहले तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, जो भी साथी फिजिकल एजुकेशन में है जानते हैं और जो भी आगामी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं उसके लिए भी मेरा मार्गदर्शन खुला हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद में इस पूरे के पूरे वीडियो में अपन जो महत्वपूर्ण जिन बिंदुओं के बारे में बातचीत करेंगे कि पहली बात तो है कि जो परीक्षा का जो स्तर है, जो वर्तमान की जो भी परीक्षाएं हैं उनका स्तर क्या है, या अभी के जो पेपर्स का विश्लेषण, सबसे पहले बिंदु यही रहने वाला है। उसके बाद में पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा होगी, परीक्षा की रणनीति पर चर्चा होगी, पढ़ने के तरीकों पे चर्चा होगी, बुक लिस्ट के बारे में चर्चा होगी, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, क्या निर्णय ले उस पर चर्चा होगी। चर्चा इस पे भी होगी कि मेरे कई साथी पहले से जॉब में है भाई, जो जॉब में है उनको कैसे मैनेज करना है, पूरी पढ़ाई की तैयारी को कैसे मैनेज करना है, वो सारा का सारा अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये बहुत सारी जो चीजें हैं, पढ़ने का जो तरीका वगैरह है, सारी अपन बातचीत करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि अब तक अपने स्कूल लेक्चरर की 3 वैकेंसी आप लोगों के सामने आई है। सबसे पहले स्कूल व्याख्याता शारीरिक शिक्षा जो भर्ती है वो 2022 की भर्ती आई है भाई, और 2022 की जो भर्ती है उसमें कुल पद थे 112 पदों पे भर्ती आई। पेपर आयोजित हुआ आपके 21 अक्टूबर को। अब इस 21 अक्टूबर को इसका पेपर आयोजित होता है। पेपर बहुत बढ़िया लेवल का आयोजित होता है। हालांकि जो कठिनाई का जो स्तर था, मैं ये कहूंगा कि मॉडरेट लेवल का था। मतलब एक होता है इजी और एक होता है मॉडरेट और एक होता है हाई। तो इसमें जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट से हल्का सा ऊपर था। पूरे पद भी भरे थे और इसके लिए जो अपन कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट है वो भी तैयार की गई थी। तो यानी एक अच्छे कैसा लेवल था। और बच्चों के जो मटेरियल था बच्चों के पास, उसमें से लगभग जैसे 130 प्रश्न आए तो 130 में से लगभग 80 से 90% जो मतलब 80 से 90 जो प्रश्न थे वो सीधे सीधे बच्चों के मटेरियल से थे। और ये बात तब की थी जब आरपीएससी में बहुत सारे पेपर्स आउट हो रहे थे। आरपीएससी में बहुत सारे पेपर आउट हुए थे, फर्स्ट ग्रेड के भी कई सारे पेपर्स की बातचीत आप अखबार में देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स के पेपर आउट हुए, ये वो वाला दौर था। उसके बाद में स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई 2024 की। इस 2024 की भर्ती में कुल 37 पद थे। इस 37 जो पेपर है उस पेपर का जो लेवल है वो बहुत हार्ड था। हार्ड पेपर था। हो सकता है कि इस 37 में से 7 या 10 पोस्ट ही भरे, हो सकता है 20 ही पोस्ट भरे। 37 की 37 पोस्ट पे अगर क्वालिफाई व्यक्ति मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और मैं फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहा कि फर्स्ट पेपर में कोई फेल हो जाए क्या कुछ, मैं बात कर रहा हूं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में भी लोग 40% का क्राइटेरिया अगर आराम से पार कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बात बहुत बड़ी है। ऐसा पेपर है वो आरपीएससी ने सेट किया है। तो सभी लोग, एक चीज सबके दिमाग में होती है कि कठिनाई का क्या लेवल होता है। देखो, कठिनाई का जो लेवल है वो अपने दिमाग पे निर्भर करता है।
अपने जो कंटेंट है उस पर निर्भर करता है, हमारा जो टीचर जो हमें पढ़ा रहा है उसके लेवल पर निर्भर करता है। अगर मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक की चीजें पढ़ा के चले जाता हूं तो आपको बहुत साधारण सा पेपर भी वहां जाके हार्ड लगेगा, और अगर मैंने आपकी जो तैयारी है उसका जो लेवल है बहुत हार्ड रखा है, चाहे वो कंटेंट का लेवल हो, चाहे वो पढ़ाने का स्तर हो, जो आपके जो टेस्ट सीरीज ली जा रही है उसका जो लेवल है वो बहुत हार्ड रखा जा रहा है, तो हो सकता है वो वहां का पेपर भी आपको बहुत ज्यादा इजी लगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि जिस पेपर में किसी व्यक्ति के 40% नंबर नहीं आ रहे और एक व्यक्ति है जो 80% मार्क्स लेके आ रहा है, इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है? इन दोनों में दिमाग का फर्क हो सकता है, हल्का सा मैं मान सकता हूं। मटेरियल का फर्क है, अप्रोच का फर्क है कि वो कैसे तैयारी कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके पास कितना जो अच्छी बुक लिस्ट है वो किससे पढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो ये यहाँ पे जो पेपर है वो बहुत अच्छा था। अब आइए आपके सामने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025, आपके सामने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 आई है, जिसमें कितने पद है भाई? 73। और अनुमान यह है कि जो पेपर का लेवल ये था, यहां पेपर का लेवल उससे भी कहीं अधिक रहने की पूरी पूरी संभावना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न है वो पिछले एग्जामों से आपने देख लिया है कि वो किस कदर से पेपर सेट कर रही हो, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। अब आप लोग सोचोगे कि सर फिर तो सिलेक्शन लेना ही बहुत मुश्किल है। नहीं है, सिलेक्शन लेना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जो बच्चा अगर ये सोच के चले कि मुझे तो मेरी एक सीट निकालनी है, उसके लिए तो बिल्कुल ही चुनौती नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा एग्जाम अगले 1 साल बाद है और मुझे उस 1 साल में मेरे इस पेपर के लिए जितने मैं दम लगा सकता हूं उतना मुझे दम लगाना है। अब दम अपनी पढ़ाई में भी लगाना है, दम आपके मटेरियल में भी लगाना है, दम आपकी टेस्ट सीरीज में भी लगना चाहिए, और बहुत सारी चीजों सब जब एक जगह हो जाती है तब आपका एक सिलेक्शन बनता है। अब आप लोग आधा अधूरे ज्ञान के साथ अपन परीक्षा में बैठ जाते हैं, फिर हमारे 40% नहीं आते। कैसे आएंगे 40%? आपका जो मटेरियल है वो फिजिकल एजुकेशन के 40% में है, अब वो 40% में भी आप खुद सही करके नहीं आ सकते। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी आरपीएससी है वो कहीं ज्यादा ऊपर निकल चुकी है यूजीसी नेट से। यूजीसी नेट के पेपर में बच्चे आराम से 60% मार्क्स लेके आ रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, जेआरएफ निकाल रहे हैं, लेकिन उनसे ये पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा। इसकी साधारण सी बात ये कि अपने को जो तैयारी का जो स्तर है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है भाई पिछले पेपरों का विश्लेषण और ये जो पद आए हुए। अभी जो वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी की जो परीक्षा की जो दिनांक है वो 31 मई से 16 जून 2026 के मध्य होने वाली है। आपके जो एग्जाम की जो डेट रहने वाली है, वो परीक्षा की जो दिनांक रहने वाली है वो आपके 31 मई से 16 जून 2026 के बीच में रहने वाली है। और इसमें जो न्यूनतम प्राप्तांक है वो 40% है और 5% जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के लिए। जो बाहरी राज्यों के जो आवेदक है जो उनके लिए कोई भी छूट नहीं है, उनको न्यूनतम 40% लाना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर फर्स्ट पेपर में लाना है कि सेकंड पेपर में लाना है? दोनों में लाना है, ये क्लियर है। और परीक्षा में जो बदलाव है वो परीक्षा के वैसे तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसके पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव है कि अब आपको बहुत डीप चीजें जो आपके जो किताबों में है उससे ज्यादा आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, नॉलेज के, नए नए ज्ञान के, एप्लीकेबल ज्ञान, यानी जिसको आप लागू कर सकते हो ऐसा ज्ञान। पहले क्या होता था, साधारण से प्रश्न पूछ लिए जाते थे कि सर हमको ये बता दो कि अभी आपका जो माँ का ट्रॉफी है उसकी फुल फॉर्म क्या हुई, ये कब मिलती है, या फिर और आसान पूछ लिया तो कोशिका की खोज किसने की। ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाले। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, अब आपको यह बताना है कि कोशिका की खोज की है तो आपके पर्टिकुलर एक सेल का नाम पूछ लिया कि आप मुझे यह बताइए कि कैंसर की सबसे खतरनाक सेल का नाम क्या है। तो उस प्रकार का जो विश्लेषण है पेपर का वो अब होने वाला है। अब आगे चलेंगे। अब देखो इस जो आरपीएससी का जो एग्जाम है उसकी एलिजिबिलिटी को आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपन फॉर्म तो पहले भर देते जबकि हम एलिजिबल नहीं होते। आरपीएससी ऐसे केस में आपको डिबार भी कर सकती है। अगर आपके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो कोच के लिए और उनके लिए जो योग्यता है वो क्या है भाई, देखो
आपका पद कोड है 21, ग्रेजुएट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। आपको सबसे पहले नॉर्मली कोई भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन वो होना चाहिए। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन यानी एमपीएड, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, एमपीएड में चाहिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर होना, कितने साल का, 2 साल का। जिनकी एमपीएड 1 साल की है उनका इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ। कितने साल की भाई, 2 साल की चाहिए। उसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, मतलब आपको एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स ही होना चाहिए। यानी अगर मेरे भाइयों का सवाल होगा कि सर मैंने तो एमपीईएस कर रखी है, ये एमपीईएस सब्जेक्ट है, ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, तो यानी आप एप्लीकेबल नहीं हो। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं तो एमए फिजिकल एजुकेशन हूं, तो ऐसा तो कोई कोर्स ही नहीं होता, ऐसा तो कोई कोर्स ही नहीं होता। जो भी चला रहा है वो यूजीसी के अंडर चला रहा है। और यहां बात किसकी हो रही है भाई, एनसीटी की बात हो रही है। तो यानी कुल मिलाकर जिसकी 2 साल की एमपीएड है वही इसमें क्या है भाई, फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक चीज है, यहां बीपीएड का कोई जिक्र नहीं है। अगर आपने बीपीईएस किया है और बीपीईएस वाला एमपीएड कर सकता है, अगर आपने फिर एमपीएड किया हुआ है ऐसी स्थिति में तो आप लोग एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में क्या भाई, कोच के लिए क्या है, ग्रेजुएट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एट डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फुल टर्म या टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईएस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। आपका डिप्लोमा चाहिए भाई। डिप्लोमा किसमें चाहिए आपको, ये बता रहा है कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड फुल टर्म टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब आपके एनआईएस जो एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उससे आपको जो डीएससी नाम का जो कोर्स होता है यानी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, वो होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए, फुल टर्म यानी पूर्ण डिप्लोमा होना चाहिए। ये बात इसमें लिखी हुई है। और क्या चाहिए भाई, आपके इसमें होना चाहिए, ओके कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, मतलब ये कुल मिला के दोनों पदों की जो है इसमें एमपीएड चाहिए और इसमें डिप्लोमा चाहिए। लेकिन यहां एनआईएस डिप्लोमा ही दर्शाया हुआ है और डिप्लोमा भी इसमें दर्शाना चाहिए था, जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईएस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये मतलब एक दूसरी कॉलेज का नाम है, जैसे आपकी एलएनआईपी है, आपकी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आपकी जो हरियाणा की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सारी भी डिप्लोमा करवा रही है और इनको भी मान्यता है। लेकिन आरपीएससी ने क्यों नहीं लिखा, ये थोड़ा सा विवादित मामला है भाई। तो आपको ये डिग्रियां होनी चाहिए। उसके बाद में और आपको क्या देखना है, शैक्षणिक अर्हताएं, यानी आपकी जो भी डिग्री है उसका क्या प्रावधान है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या फिर सम्मिलित होने वाला हो। यानी आपका जैसे 4 सेमेस्टर होते हैं तो आप 3rd सेम में आ चुके हो तभी फॉर्म भरना है। और आपको प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व आपको ये 4th सेम का क्या है भाई, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। आपका रिजल्ट भी 4th सेम का है, वो परीक्षा की दिनांक से 1 दिन पूर्व तक आ जाना चाहिए। अब आपको सबको पता है कि पैरामेट्रिक लेवल L2L की ये भर्ती है और जो इसकी जो दिनांक है भाई, ये 14 अगस्त से शुरू हो चुका है और 12 सितंबर तक ये चलने वाला है। 12 सितंबर तक आपके जो भी जो क्या कह सकते हैं इसको फॉर्म चलेंगे, फॉर्म आपके चालू हो चुके और सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दो जो भी एलिजिबल है। उसके बाद में एक चीज विशेष ध्यान रखना है, जिन व्यक्तियों को तैयारी नहीं करनी, मजे मजे में फॉर्म भर रहे, वो फॉर्म को मत भरना, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कोई भी अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आयोजित 2 परीक्षाओं में अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसको क्या है भाई, उसकी जो एसएसओ है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। फिर वो खुलेगी कब, 750 रुपए देने के बाद में। और उसके बाद में भी अगर आप फिर 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो फिर अगली बार आपकी ब्लॉक हो जाएगी और फिर 1500 रुपए में खुलेगी। यानी अगर आपको परीक्षा देनी है तभी फॉर्म भरे, अनदर आप लोग आरपीएससी या फिर बाकी बच्चों के लिए समस्या ना बने।
उसके बाद में स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन। क्या होने वाला है जो सिलेबस आप सभी को पता है कि भाई इसमें 200 मार्क्स का पहला पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 100 प्रश्न होते हैं जिसकी आगे अपन चर्चा करेंगे, 40% चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स को। आपको इनको पता होना चाहिए कि ST SC को 5% की छूट है। पेपर सेकंड में 260 मार्क्स का है, 2 ही घंटे मिलेंगे, 130 प्रश्न मिलेंगे और इसमें भी आपको क्या है भाई, इसमें भी आपको 40% लाने की आवश्यकता है और ST SC को 5% की छूट है। उसके बाद में 460 नंबर का तो आपका क्या रहेगा भाई पेपर, और 40 मार्क्स के इसमें स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये पेपर का पूरा किसमें है भाई, ये फिजिकल एजुकेशन का है। दूसरी चीज आपने देख रहे होंगे, हाँ, और कोच में क्या है भाई, कोच में आपके थोड़ा सा जो पेपर का जो लेवल है, पैटर्न है फर्स्ट पेपर का वो अलग होता है, जैसे 150 उसमें हो गए और आपके इधर ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल अलग अलग होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो भी आदमी कोच बनता है तो पूरे राजस्थान में कोच की केवल और केवल 39 पोस्ट ही है और 16 लोग ये भी कोच में लगे हुए हैं, 23 इसमें खाली है, यानी एक और भर्ती आपको नई और देखने को मिलेगी। जो भी कोच की तैयारी कर रहे हैं वो आगे भी कोच की तैयारी करते रहे, पोस्ट आएगी। फिजिकल एजुकेशन में कुल 427 पोस्ट पूरे राजस्थान में स्वीकृत है और 267 लोग काम कर रहे हैं, 160 खाली है, जबकि पोस्ट कितनी आई 73, यानी एक और फिजिकल एजुकेशन की 2026 में भी एक नई वैकेंसी निकलेगी फर्स्ट ग्रेड की। अभी ये देखो 2024 में निकली, फिर 25 में निकली, अब 26 में भी फर्स्ट ग्रेड की निकलेगी, तो ये दिखा रही है। और ये जो फर्स्ट ग्रेड के जो लोग हैं वो आके मतलब आगे जैसे प्रमोशन होने के बाद में उप जिला शिक्षा अधिकारी बनते हैं, जो उसके 46 पद होते हैं और 37 पे कार्य कर रहे हैं और 9 इसमें पोस्टें खाली चल रही है, तो यानी इनका प्रमोशन सीधे कहां होता है भाई, उप जिला शिक्षा अधिकारी यानी डेप्यूटी आपके DO पे इनका प्रमोशन होता है। बहुत बढ़िया पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन में। अगर आप सीधे लेक्चरर लगते हो तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, अपने आप में बहुत भारी पद होता है, ये गजेटेड पोस्ट होती है ये। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी परीक्षा की स्कीम क्या होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर। बता दिया 200 नंबर का पहला पेपर होता है और 260 का सेकंड होता है। सर्टिफिकेट आपके 40 नंबर के होते हैं, इस वजह से पूरा जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके 500 नंबर में से निकलता है। और 500 नंबर में से पिछली बार की जो कट ऑफ है भाई वो 300 नंबर गई थी, जनरल की 300 नंबर, और इस बार तो 40% का ही क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी 184 भी जा सकती है कट ऑफ। तो आपको जो तैयारी है वो इस वजह से नहीं करनी कि मेरे कितने नंबर आएंगे, मुझे कट ऑफ में आना है, कट ऑफ में नहीं आना। तैयारी ये करनी है कि मुझे फिजिकल एजुकेशन में और फर्स्ट पेपर में अपना बेस्ट देना है। अब देखो ये पहला पेपर है, आपको पता है 100 प्रश्न है, 200 नंबर के हैं, 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग है। और इसी प्रकार आपके सेकंड इसमें फर्स्ट पेपर में जो रहने वाला है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जो राजस्थान का भूगोल है और अर्थव्यवस्था है उसके 10 प्रश्न लगभग आते 20 नंबर का, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। राजस्थान का इतिहास है, 8 प्रश्न आते हैं 16 नंबर इसके हो गए। कला एवं संस्कृति आती है, लगभग 12 प्रश्न आते हैं 24 नंबर के। राजस्थान का प्रशासन यानी राजस्थान की पॉलिटी आती है, 10 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के हो गए। उसके बाद में राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है, 10 से 12 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। विश्व का भूगोल आता है 5 नंबर का, भारत का भूगोल आता है, लगभग 5 प्रश्न इसमें से आते हैं। विश्व के में से भी 5 प्रश्न आते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में से भी 5 प्रश्न आते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में से 4 प्रश्न आते हैं, संविधान में से 11 प्रश्न पूछे गए और शिक्षा मनोविज्ञान से 20। और ये जो डिटेल है ये पिछले पेपर्स के विश्लेषण के बाद में ये मैंने 11 पॉइंट्स बनाए आपके फर्स्ट पेपर के, जो आपको तैयारी करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद में आपको वैसे ही ये सेकंड पेपर है जिसमें 130 प्रश्न पूछे जाते हैं, 260 के होते हैं, 2 घंटे समय मिलता है और 1/3 मतलब आपके 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 3 प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो 1 आपका सही भी गलत हो जाता है।
उसके बाद में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन में रहने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ओलंपिक्स इसमें आता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आती है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी आती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आती है, हेल्थ एजुकेशन आती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन आती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के बाद में किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स आती है, टेस्ट मेजरमेंट आता है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आती है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आता है, योगा, रिक्रिएशन और कैंप आता है, और आपके स्पोर्ट्स गेम आता है। यानी कुल मिला के 12 विषय आपके फिजिकल एजुकेशन के हैं और 11 टॉपिक्स आपके फर्स्ट पेपर के, जो आपको एक वर्ष में कंप्लीट करने हैं। अब क्या होता है, ये तो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब अपन लोग गलती क्या करते हैं, अपन पोस्ट पे जाना चाहते हैं बड़ी पे, लेकिन तैयारी करना चाहते हैं सिलेबस के अनुसार। अरे भाई, आप लोग लेक्चरर किसके बनोगे, फिजिकल एजुकेशन की, तो तैयारी भी फिजिकल एजुकेशन की करो, ना कि जो सिलेबस आरपीएससी ने आपके सामने रखा है उसकी, क्योंकि उसमें तो 60% ही चीजें हैं फिजिकल एजुकेशन की। आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, चाहे बड़े कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्लियर हो जाए, तब जाके वो एक पोस्ट है वो आपकी सुरक्षित हो पाएगी। तो आपको ये डिटेल्ड पूरी की पूरी इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि जैसे आपको पता हो ना इसका क्या टॉपिक है, इसके क्या टॉपिक्स है, और जब भी पढ़ो तो इसी तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। अब मैं आगे चलूंगा। देखो, अपन ने इस पे बात कर ली है, विस्तृत पाठ्यक्रम पे बात कर ली है। अब परीक्षा की रणनीति पे बात करते हैं कि अपने को निकालना कैसे यहां पे पद। देखो भाई, अब इस एग्जाम के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है, आपने फॉर्म वॉर्म भर लिया है और आप कर लिए। सबसे पहले आती है कि सर बुक लिस्ट क्या रखें। सबसे पहला सवाल क्या है, बुक लिस्ट क्या करें। फिर उसके बाद में कोचिंग या सेल्फ स्टडी, ये चीज, और जॉब के साथ मैनेज कैसे करें। अब इन सवालों पे मैं मेरे प्रश्न को, आपके जो प्रश्न है इनके जवाब देता हूं। सबसे पहले बुक लिस्ट क्या है। फिजिकल एजुकेशन में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा लोग तो हिंदी से हैं और कुछ लोग इंग्लिश से हैं। अब पेपर जो आता है वो कुछ प्रश्न केवल हिंदी वाले सही कर सकते हैं और कुछ प्रश्न केवल इंग्लिश वाले सही कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों का जाल ही ऐसा है फिजिकल एजुकेशन में कि कोई शब्द हमको हिंदी में समझ में आता है और कोई शब्द हमको इंग्लिश में समझ में आता है। तो सबसे पहले जो चीज है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है तो बाइलिंगुअल पढ़ना है, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा आपको। पहली जो चीज है। दूसरा टॉपिक क्या है, सर ओके मान लिया हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये दोनों चीज एक साथ मिलेगी कहां पे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मिलेगी ये सारी कहां पे और अपने को कैसे पढ़नी है। देखो मेरे भाइयों, हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है, उसके बाद में आपको क्या करना है। दूसरा सवाल आता है बुक लिस्ट का। अब व्यक्ति के पास, हमारे पास होती है बेसिक बुक्स, 4-5 बेसिक बुक्स हो सकती है जिनसे आप टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम, मतलब टीजीटी लेवल के एग्जाम यानी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के लेवल के एग्जाम्स निकाल सकते हो। लेकिन जो बड़े एग्जाम्स हैं ये आपके उन बुक्स से निकल नहीं सकते। उन बुक्स के लिए आपको रेफर्ड बुक चाहिए, मतलब जो ऐसी बुक जो मान्यता प्राप्त हो, थोड़े से हाई लेवल का कंटेंट हो, जिसमें चीजों के बारे में इन डेप्थ जानकारी हो, यानी आपको चीजों के पीछे का मतलब पता हो कि ये चीज हो क्यों रही है, इसका पूरा का पूरा मैकेनिक्स किस प्रकार चलता है। अब ऐसा कैसे हो, अब आपके पास पूरा का पूरा 1 वर्ष है, 1 वर्ष का समय आप लोगों के पास है, और इस 1 वर्ष में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, सेकंड पेपर भी पढ़ना है, थर्ड पेपर भी, मतलब आपके जो दोनों पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और समय क्या है, सीमित है। तो आप सारी बुक्स पढ़ सकते हो क्या, नहीं पढ़ सकते। आपको चाहिए एक सहारा, एक ऐसा सहारा जो आपके लिए क्या है, स्टेफनी का काम करे आपके लिए। देखो एक व्यक्ति है जो ये जयपुर है, ए पॉइंट,
और ये बी पॉइंट है दिल्ली। अब एक व्यक्ति है जो जयपुर से दिल्ली जा रहा है और वो जा रहा है पैदल पैदल। अब ये यहां पे पहुंचने के लिए भाई दिन लगाएगा 3 या 2 दिन लगा दिया। अब ये व्यक्ति कर रहा है सेल्फ स्टडी, जिसके पास किसी का असिस्टेंस नहीं है। मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरी जो पूरी की पूरी रणनीति है ये हर 3-3 महीनों में चेंज भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि रणनीति पहले 1 साल भर की बनाई जाती है, फिर उसको 6 महीनों में तोड़ा जाता है, फिर उसको 3-3 महीनों में तोड़ा जाता है, फिर 1-1 महीनों में तोड़ा जाता है, फिर साप्ताहिक तोड़ा जाता है, फिर 1-1 दिन की बनाई जाती है, तब जाके आपकी पूरी की पूरी रणनीति तैयार होती है। तो भाई एक व्यक्ति है जो आपके क्या है भाई, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। अब वो जयपुर से दिल्ली जा तो रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, पैदल, क्योंकि वो सारी बुक्स खुद पढ़ेगा, नोट्स भी खुद बनाएगा, और वो पूरे की पूरी प्रक्रिया में फर्स्ट पेपर के साथ बैलेंस नहीं बना पाएगा। और बना भी लिया तो प्रश्न कब निकालेगा, प्रैक्टिस कब देगा, मॉक टेस्ट कब लगाएगा, सेकंड पेपर ये मिला के 20-22 सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर करना क्या होता है, अब एक व्यक्ति है जो यहां पे भाई साइकिल या मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है, अब उसको तो कम समय लगेगा, और वो जो साइकिल और मोटरसाइकिल है वही असिस्टेंस है, जिसको आप कोचिंग कह सकते हो, मार्गदर्शन कह सकते हो। ये जो मार्गदर्शन है ये वो चीज है जहां पे एक व्यक्ति जो उस रास्ते को पहले से तय किया हुआ है उसको पता है कि क्या क्या नहीं करना होता और क्या क्या समय से पहले ही अपने को करना होता है, कितने टेस्ट लगाने, कितने अपने को तैयारी बार रिवीजन करना है, ये सारी की सारी चीजें वहां अपने को मिल जाती है, अपने को लेवल पता चल जाता है। लेकिन क्या सर ऑफलाइन जाना चाहिए क्या, फर्स्ट ग्रेड या फिर मैं ये कहूं कि आपको इससे ऊपर के जितने भी एग्जाम्स हैं इसमें किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि ऑफलाइन जाके वो क्लासरूम में बैठे और 6 से 8 महीने दे। यहां उसको पता है कि मैं एक क्लास है जो 1 घंटे की मिल रही है, उसको मैं सिर्फ 2x पे चला के और सिर्फ 30 मिनट दे सकता हूं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति का 300 घंटे का कोर्स है तो यानी उसके लिए उसको कितने घंटे खर्च करने पड़ेंगे, सिर्फ 150 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। और 150 घंटे में से वो एक दिन की 3 से 4 घंटे अगर वो क्लासें देखने में लगा रहा है तो अगले 3 महीने में वो पूरा कोर्स उसका देख लेगा, तो उसको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो याद रहने की जो चीजें वो देख के सुनकर, ये जब अगर दोनों चीजें हो रही है तो ज्यादा याद होता है, अकेले पढ़ने से याद नहीं होता है। फिर कोई भी चीज अगर अपन कोई भी टीचर उसको याद करवा रहा है तो कहीं ना कहीं तरीके से वो अच्छे तरीके से उसको याद करवाने की कोशिश करता है। और ये जो चीज है ना, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी लाभदायक इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि यहां से आपको एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिल जाते हैं, आपको समय समय पे जो क्लासों के माध्यम से एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना पड़ता। और मैं बात केवल सेकंड पेपर की नहीं कर रहा, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बात सेकंड पेपर की कर रहा हूं, नहीं, मेरी बात है सिर्फ दोनों पेपर की, फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, आपको ऐसा का ऐसा ही करना चाहिए। अगर मेरी जो सफलता है उसमें सीधा सा है, मेरा सेकंड पेपर बहुत ज्यादा अच्छा था तो मुझे सिर्फ फर्स्ट पेपर पढ़ना था, तो मैंने फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन आप लोगों को दोनों पेपर बहुत ज्यादा अच्छे करने हैं। अब वो कैसे करने हो, पर्टिकुलर अप्रोच। जैसे मेरे पास सिर्फ शारीरिक शिक्षा का ज्ञान है तो मैं आपको सिर्फ शारीरिक शिक्षा का ज्ञान दे सकता हूं। अगर कोई मुझे कहे कि सर कल से केमिस्ट्री पढ़ाओगे, कल से रीजनिंग पढ़ाओगे, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के पास अपने अपने सब्जेक्ट का वो रहता है। अब ये हो सकता है ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको एक ही 4 दीवार के बीच में सारे अच्छे नहीं मिले, तो आप जाओ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच पे, कौन सा सब्जेक्ट पॉलिटी अच्छा पढ़ाता है, कौन सा क्या अच्छा पढ़ाता है, फिर सबका देख के और फिर आपको चीजें वो करो। दूसरी चीज क्या है, ये जितना बड़ा एग्जाम है इसमें नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, चीजों को अप्लाई करके देखना पड़ेगा, उनके प्रश्न निकालने पड़ेंगे। तो हो सके सीधे के सीधे नोट्स को 4 बार रिवीजन ही करो, क्योंकि मेरे कई जो भाई है, मेरे कई जो सीनियर्स है, वो इस एग्जाम को दे रहे होंगे और जॉब में होंगे, तो उनके पास वैसे ही आधा समय बच गया, तो वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। इस वजह से आपके लिए दोनों ही पेपर में ऑनलाइन माध्यम से किसी से भी जुड़ना मस्ट हो जाता है। कोई क्या कहेगा, क्या सर वहां से क्वेश्चन मिलते, अरे नहीं भी मिलते होंगे तो आपकी सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे हो। आपको दिन के 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास फर्स्ट पेपर की और 1 घंटे की सेकंड पेपर की, इतनी तो 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी दे दो और 3 घंटे क्लास देख लो, 6 घंटे की स्टडी मोर देन इनफ है। अगर यही आगे 1 साल के लिए आप करते रहो तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर को आप हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी में बहुत ज्यादा आपके लाभदायक भी होता है
और आपको चीजें बहुत ज्यादा याद भी हो जाएगी। और जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम में भी है और वो तैयारी कर रहा है राजस्थान में, तो उसको फर्स्ट पेपर तो हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा प्रश्न अगर आपको सही करने तो फर्स्ट पेपर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बुक लिस्ट कुछ भी इधर उधर की बुक लिस्ट में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सेकंड पेपर के हो तो आपको सेकंड पेपर की जो अच्छी अगर एक आध दो बुक्स है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी परफेक्ट आदमी से आप लोग अपने पूरे स्ट्रक्चर्ड नोट्स वगैरह हो, वो सारी चीजें हैं, और किसी के भी माध्यम से उसकी गाइडेंस में जुड़ के आप लोग कर सकते हो। मैं भी फर्स्ट ग्रेड के लिए आप लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए मैं बैठा हूं। मेरे से जितना भी मार्गदर्शन हो मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। उसके लिए आप एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, और आप साथ में यहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो फॉर नेट और यूजीसी। इस पे भी आप नेट और फर्स्ट ग्रेड जैसे बड़े एग्जामों के लिए आप यहां पे मैसेज कर सकते हो कि हमको इसकी गाइडेंस वगैरह सारी चीज चाहिए। जितनी मेरे से हेल्प बन पाएगी मैं उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी हेल्प के लिए मैंने एक ऐप भी लॉन्च किया है, फिजिकल एजुकेशन विद K2 नाम से। आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। वहां कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड पूरा का पूरे वीडियोस वगैरह सारी की सारी चीज मिल जाएगी। मतलब कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन की तैयारी वहां पे मिल जाती है। आप लोग वहां से भी कर सकते हो। अगर कोई वहां से नहीं है, यूट्यूब से करना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको किसी ना किसी माध्यम से बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद में ये मैंने जो टॉपिक है सेल्फ स्टडी वाला वो कर दिया कि सेल्फ स्टडी और जो आपकी जो सेल्फ स्टडी है और कोचिंग है, इन दोनों का मिक्सअप ही है सिलेक्शन। केवल कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से हुआ है, तो मैं इतनी सी गारंटी के साथ कह सकता हूं वो अकेले कोने में बैठ के किसी ना किसी विशेष टीचर का कोर्स लेके जरूर पढ़ा होगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो सेकंड पेपर का हो। और मुझे आपके सामने आकर झूठ बोलने में कोई भी मजा नहीं आएगा, ये चीज मुझे पता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में इतना परिपूर्ण नहीं हो सकता कि उसको किसी की कोई मदद ही नहीं चाहिए बाहरी। वो चाहे यूट्यूब पे देखा होगा, उसका पर्सनल कोर्स लिया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। हाँ, वो किसी ना किसी से ऑफलाइन नहीं जुड़ा होगा, पर कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी से जुड़ता जरूर है, क्योंकि तभी आपकी स्ट्रक्चर तैयारी हो पाती है। क्योंकि जो भी कोई भी पढ़ाएगा वो पूरे के पूरे तौर तरीके से पढ़ाएगा और वो सिलेक्शन देने के लिए पढ़ाएगा। तो आप इस चक्कर में नहीं है कि सेल्फ स्टडी और प्लस कोचिंग, ये दोनों का अगर आपके पास है तो आपके पास थोड़ी सी तैयारी आसान हो जाती है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय की कमी है, आपको बहुत बार कोर्स भी करना है, सारे सवाल भी ये सारे हल करने। तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है। और आपके लिए इस वीडियो में और सारी चीजों की भी बात करना है, लेकिन समय सीमित है, क्योंकि जैसे ही ज्यादा वीडियो अपना लंबा जाता है तो अपने जो भी आपकी जो देखने की जो क्षमता है वो भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वैसी होने लग जाती है। तो देखो क्या है, स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग। उस समय पढ़ो जब दूसरे सो रहे हो। यानी आपको अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 से 4 बजे उठना स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रतिदिन एक एक दिन आपका पढ़ाई पे जाए। आपको लिखित में पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब डायरी मेंटेन करनी चाहिए। मैं कब कब क्या क्या पढ़ रहा हूं, मुझे कल क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा होना चाहिए। वर्क वाइल अदर्स आर लाफिंग। इस समय पे काम करो जब बाकी के लोग हंस रहे हो। मैं आपको मेरा एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए जा रहा था। मैं जिस ट्रेन के डिब्बे में था उसी में ही मेरे कम से कम 100 लोग जानकार थे जो वहीं अजमेर में एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। फिर भी मैं किसी सर की करंट अफेयर्स की क्लास को देख रहा था और उसमें बाकी के लोग मुझे देख के कि अरे बेवकूफ है, अभी भी पढ़ रहा है। लेकिन मैंने उस एग्जाम के लिए फॉर्म में पैसा दिया है, मैं वहां जाके किराया करके मैं एक दिन का मेरा छुट्टी खराब कर रहा हूं, मैं मेरी एक दिन की मेहनत खराब कर रहा हूं और मैंने उसके लिए दिया है। अगर मैं किसी एग्जाम में बैठ रहा हूं तो मेरी पूरी की पूरी ताकत झोंकना मेरा एक नैतिक धर्म है। और जो लोग मेरे पे हंस रहे थे कि यार ये तो अभी तो बेवकूफ आदमी है, ये तो अभी भी किताबों को देख रहा है, अभी भी शॉर्ट नोट्स की पर्चियों को देख रहा है कि क्या पता इनमें से क्या आ जाए, वो लोग उस एग्जाम में बैठने तो गए पर वो पास नहीं हुए। उस एग्जाम में पूरे राजस्थान से
केवल 4 लोग क्वालिफाइड मिले, जबकि उसमें 20 सीटें थी, उसमें 20 सीटें थी। उसमें पहला रोल नंबर ही मेरे नाम से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं भी यही सोच लेता कि मेरे पे कोई दूसरा हंस रहा है, अरे भाई हंस रहा है, कल वो प्राउड भी करेगा तुम्हारे ऊपर। उसके हंसने से आपके मां बाप को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आपके मां बाप तो तभी खुश होंगे ना जब आप बड़े पद पे जाओगे। मेरे नौकरी लगने से अगर आपके माता पिता खुश हो जाते हो तो मैं ही 10-15 नौकरी और लग जाता हूं, लेकिन आपके खुद के स्वयं के सक्सेसफुल होने से आपके माता पिता को खुशी मिलेगी। तो उस पर फोकस नहीं करना मुझ पे कौन हंस रहा है। बाद में सफलता के लिए आपके लिए बधाइयां देंगे, मैसेज लिखेंगे, हमको तो पता है, बहुत अच्छा है। उसके बाद में क्या है, प्रिपेयर व्हाइल अदर्स आर प्लेइंग। जब लोग खेल रहे हो, कूद रहे हो, जब अपने आप को तैयार करो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो फिजिकल एजुकेशन में है, कोच में है, अब तक वो ग्राउंड पे अपना दम दिखा रहा है, तो वो पढ़ाई में उससे भी ज्यादा दम दिखा सकता है। क्योंकि पढ़ाई आसान है, जबकि फिजिकल एजुकेशन में ग्राउंड का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई अभी करके अपना पद पे पहुंच जाओगे, वापस खेलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों पढ़ना? एक ही बार पढ़ो, एक ही बार एग्जाम देना, एक ही बार सफलता ले लो। उसके बाद में क्या है, ड्रीम व्हाइल अदर्स आर विशिंग। उस समय पे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो जब लोग विश मांग रहे हो कि यार काश मैं भी वैसा हो जाता। अभी आ रही है वैकेंसियां, तो आप लोगों को करना चाहिए। कुछ समय की बात है, 2-4 साल बाद में आपको पद देखने को मिलेंगे 6, 8, 10। तब इतनी मुश्किल हालात हो जाएंगी कि फिर अपनी कोई भी पार नहीं पड़ने वाली। तो अगर अभी भी हो, विद्यार्थी जीवन में हो और तैयारी नहीं कर रहे हो और सिर्फ इस चीज में दिमाग लगा रहे हो कि नहीं यार कर लूंगा, आज नहीं कल ले लूंगा, कोर्स ही तो है, पढ़ना ही तो है, चलता रहेगा। अरे भाई फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, दोनों की विस्तृत बढ़िया अपने आप से लिखो, योजना को बनाओ और लग जाओ। किसी भी चीज में आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अपन देखा है ना कि जैसे वेट है, वेट चीजों की जो महत्वता को खत्म कर देता है। डिले मींस नो होता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आपने डिले कर दिया तो सफलता में भी नो लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको यह होना चाहिए। और एक और कहावत है आप लोगों के लिए कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए। और वो संकल्प क्या होना चाहिए कि भाई फिजिकल एजुकेशन में गजेटेड ऑफिसर बनना है। और ये जो पूरे के पूरी जो तैयारी है फर्स्ट ग्रेड की, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी यूजीसी नेट में सफलता दिलवा देगी। जरूरत ही नहीं है अलग से कुछ मेहनत करने की। मत पढ़ो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। मैंने जितनी भी बार तैयारी की है यूजीसी नेट की, मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे ये यूजीसी नेट सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर के दम पे पास करना है। मेरी जेआरएफ और मोर देन 4-5 बार नेट है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब नेट हुआ तो 71-2 क्वेश्चन थे सब्जेक्ट में और सिर्फ 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन ठीक हो पाए फर्स्ट पेपर में। उसके बाद में भी नेट की क्वालिफिकेशन से आगे नंबर थे। आपका खुद का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लो कि आपको अगर यहां पे 15 से 20 भी हो रहे, 22 भी हो रहे, तब भी आप काम कर लोगे। तो आपकी एक विशेष योजना बना के चलो, आपकी यूजीसी नेट भी निकलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूरे कॉलेज है लगभग 530, और अभी भर्ती कितने पे आई है भाई? 247 पे भर्ती आई है। संस्कृत में पूरे पद है 30 कॉलेज है, भर्ती आई 20 पदों पे, और 20 पदों पे से हम चारों जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है, हम लोग एक भी ज्वाइन नहीं करने वाले उसमें। मतलब ये 20 के 20 पद खाली है, ये वापस वैकेंसी आएगी। इस 247 में भी हो सके कुछ पद खाली रह जाए, और आपके इतने सारे पदों में से भी और भी वैकेंसी आने की संभावना है। लगातार वैकेंसी आने लग रही है अभी, बस आप अपनी तैयारी को बढ़िया धार दे दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये यूट्यूब का ही है, फिजिकल एजुकेशन विद K2 चैनल है। इस पे यूजीसी नेट पर्टिकुलर मैं बता रहा हूं, यूजीसी नेट और आपके ग्रेड 1 एग्जामिनेशन, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मेरा जो कंटेंट का जो लेवल है, जो पढ़ाने का जो स्तर है, वो मोस्टली थोड़े से ऊपर के जो लेवल के एग्जाम है, जिनको थोड़ा सा डीप करना होता है, जिनको थोड़ा टॉप करना है, या जिनको अपनी तैयारी को बहुत अंतिम रूप देना है, उसके लिए ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही मैंने बच्चों की तैयारी के लिए एक ऐप का वो करवाया है,
कि फिजिकल एजुकेशन विद K2 है, यहाँ पे भी खूब सारे मॉक टेस्ट वगैरह, करंट अफेयर्स की चीजें और सारी चीजें, वीडियोस वगैरह यहाँ पे भी मिलते हैं। तो बस करते रहिए अपनी तैयारी, और मेरा तो एक ही चीज है कि आप लोग सफल होए। उस सफलता में अगर मेरा 5% भी योगदान रहा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक व्यक्ति की सफलता में एक शिक्षक का योगदान 10 से 15% ही हो सकता है, बाकी तो 80 से 85% जो बच्चा ही खुद ही मेहनत करता है। हम लोग तो एक सहारा है, जो थोड़ा सा पुश करते हैं, बच्चा ही है जो कर जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।